Hello everyone, myself डॉक्टर शिरीन शेख, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी नागपुर। आपने इसके पहले के वीडियो देखे ही होंगे। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू अप्रोच फॉर स्टूडेंट हु इज़ गोइंग टू अपीयर फॉर AIPGET। तो हम यहाँ पे जो MCQs है बेसिकली वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले के MCQ आपने देख चुके हैं। वी आर डिस्कसिंग MCQ फ्रॉम 201 ऑनवर्ड्स। सेट 1 के है ये ग्लोबल आयुर्वेद बुक, ठीक है, पार्ट 1। and we are going to discuss this question. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज योनि शकट आकृति अपत्य लाभाय संदर्भ है। तो बेसिकली योनि का जो आकार बताया है काश्यप ने वो शकट आकृति यानी कि हम एक काइट का जैसे आकार कहते हैं वैसे आकार अगर रहता है तो अपत्य लाभाय यानी अपत्य की प्राप्ति के लिए ये क्या होता है, बेनिफिटेड रहती है। मतलब अपत्य की प्राप्ति होती है अगर योनि का आकार इस समान रहता है। तो इसका वर्णन जो मिलता है बेसिकली हमें, तो वो वर्णन हमें मिलता है काश्यप सूत्र 28 में। ठीक है, काश्यप सूत्र 28 के अंदर हमें इसका वर्णन मिल जाता है। ये लक्षण अध्याय है, काश्यप सूत्र स्थान 28। यहाँ पे अलग अलग वर्णन मिलते हैं। दीर्घायुषी बालक लक्षण का भी हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, मतलब योनि का आकार कैसे होगा, तो आगे जो उसका परिणाम क्या दिखाई देगा, जैसे कि स्थूल है तो सौभाग्यपूर्ण, लंबी है तो अपत्यवदा है। ठीक है, तो इसी में हमें एक रेफरेंस मिलता है कि योनि का आकार अगर शकटाकृति है तो अपत्य लाभ है, अपत्य की प्राप्ति के लिए ये अच्छी योनि साबित होती है। काश्यप सूत्र 28। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं 202 क्वेश्चन। हृदि श्लेष्मा अनुरिष्टम श्याव रक्तपित्तकम, इससे संबंधित वर्णन है। काश्यप सूत्र 27 का रेफरेंस है ये, रोगाध्याय, काश्यप सूत्र 27 रोगाध्याय। ठीक है, तो ऑप्शन में है शुक्र, ओज, श्लेष्मा और रस। तो इसका आंसर है ओज। मतलब क्या है, आपको सबको ही पता है ओज का स्थान बताया है। ओज के दो टाइप्स पता है, पर ओज, अपर ओज। ठीक है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओज विच रिसाइड्स इन हृदय, जो हृदय में रहता है। और कैसा है वो, श्लेष्मा से रहित है। कुछ जो रेडिश वर्ण का है वो, कुछ पीत वर्ण का है वो, और श्वेत, जो श्वेत ऐसा पदार्थ है और हृदय में रहता है, इसे हम कहते हैं ओज। तो काश्यप सूत्र 27 में इसमें हमें रेफरेंस मिलता है। रोगाध्याय है, यहाँ पे आपको ओज का वर्णन मिलता है, नानात्मक सामान्य व्याधि का वर्णन मिलता है, वातज पित्तज कफज के स्थान का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस आया है फ्रॉम काश्यप सूत्र 27 दैट इज रिलेटेड विथ ओज। सो वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 203। अस्नात स्नात रूपश्च स्नातश्च अस्नातश्च दर्शन वेदना लक्षण है। तो बेसिकली ये जो है इसका आंसर है डी, आम दोष। ठीक है, अस्नात स्नात रूपश्च स्नात अस्नातश्च दर्शन। तो वेदना अध्याय में हमें मिलता है इसका वर्णन। इसका मीनिंग क्या है कि जो बच्चा है अगर से उसने अस्नात, स्नान नहीं किया है, तो वो कैसे अपीयर होगा, स्नान किए समान। और अगर उसने स्नान किया है तो फिर ऐसा अपीयर होगा कि उसने स्नान नहीं किया है। तो स्नान किया है तो नहीं किया है समान अपीयर होगा, नहीं किया है तो किए समान अपीयर होगा। ये टिपिकल लक्षण आमदोष का है, ये काश्यप ने बताया है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार AIPGT के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिए। अगर इसका ऑप्शन देखिए A और B, पांडु और कामला, तो ये जो पांडु और कामला है इसमें हमें क्या मिलता है, निरुत्साह। तो इसके अंदर हमें निरुत्साह ये वर्ड मिलता है। निरुत्साह, नष्ट अग्नि, रुधिर स्पृह। मतलब ये जो दो लक्षण जब मिले हुए रहते हैं पांडु और कामला, उसके अंदर बच्चे में उत्साह जरा भी नहीं रहता है, अग्नि का नाश हो जाता है और उसको रक्त के प्रति जो इच्छा है, आकांक्षा है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया है आमदोष, इसका आंसर है आमदोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं 204। जातस्य चतुरो मासात डैश प्रयोजित। अगेन काश्यप का क्वेश्चन है, काश्यप सूत्र 23। ठीक है,
तो ये जो हमें मिलता है स्वेदा अध्याय का रेफरेंस है, ये कश्यप सूत्र स्थान 23। इससे आप ये भी जान लीजिए कि हम एमसीक्यू के साथ थोड़ा आजू बाजू का भी डिस्कस कर रहे हैं जो आपको बेनिफिट होगा। तो स्वेदाध्याय में मिलता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि कितने प्रकार के स्वेद बताए हैं काश्यप ने। तो काश्यप ने 8 प्रकार के स्वेद बताए हैं, ठीक है। इसमें जो हस्त स्वेद है, दैट इज द आंसर बेसिकली। क्या बताया है इसके अंदर कि जातस्य चतुरो मासात, बच्चा पैदा होने के बाद 4 मास तक, ठीक है, बच्चा पैदा होने के बाद, पैदा होने से लेके 4 मास तक हम जो स्वेद दे सकते हैं बच्चे को, वो है हस्त स्वेद, ठीक है। हस्त स्वेद यानी क्या कि आपने जैसे हम करते हैं ना, हाथ को गर्म कर लिया है, उसके बाद में हमने बच्चे को क्या किया है, उससे स्वेदन दिया है, दैट इज द हस्त स्वेद। इसके आगे और कुछ वर्णन आता है कि कैसे होना चाहिए। अप्रमादी, जिस अग्नि से हमने हाथ को सेका है वो अप्रमादी, धुएं से रहित ऐसी अग्नि होना चाहिए। कहाँ पे हम ऐसा स्वेदन दे सकते हैं? निवात स्थान, जहाँ पे सीधी तेज हवा ना आती हो, ऐसे जगह आपको ये स्वेदन देना है, ठीक है। ध्यान रखिए कि हस्त स्वेद जो है सिर्फ काश्यप ने बताया है। इसके अलावा जो है काश्यप ने 8 प्रकार के स्वेद बताए हैं। पहला हस्त स्वेद, दूसरा प्रदेह, तीसरा नाड़ी स्वेद, देन प्रस्तर, देन संकर स्वेद, देन उपनाह, अवगाह एंड परिषेक। द आंसर ऑफ क्वेश्चन 204 is हस्त स्वेद. Now we are moving toward the next question. 205 विपुट, विपुट स्फोटित राजीमंत दंत उत्पत्ति मास में होती है, ठीक है। तो अगेन काश्यप से रिलेटेड है। दंत जन्मिक अध्याय में वर्णन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो ये वाला पोर्शन, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इस चैप्टर को। तो अगर इसका राइट आंसर हम देखते हैं तो इसका राइट आंसर है 7th मंथ, सप्तम मास, ठीक है। रचनात्मक दंत बोल सकते हैं इसमें, द्विपुट, स्फोटित, राजीवंत। 6th मंथ में क्रियात्मक कह सकते हैं हम, मतलब याद रखने के लिए, टेढ़े मेढ़े, मलग्राही, विवर्ण, कृमियुक्त। 5th मंथ में स्पंदन, ठीक है। 4th मंथ में दुर्बल, आशुकारी, और सर्वगुण संपन्न जो है वो 8th मंथ में दंत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वादुरस दुग्ध का बालक पर परिणाम होता है। तो इसका राइट आंसर है बहुविनमूत्रता। मतलब अगर जो बच्चा जो दूध पी रहा है वो मधुर रस का है, तो बच्चे पे क्या परिणाम होगा? उसको बहुविनमूत्रता, मतलब मूत्र प्रवृत्ति ज़्यादा होगी और मोशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है उसमें? मूत्रवीट ग्रह। कषाय रस का अगर से दुग्ध है तो मूत्रवीट ग्रह, ये लक्षण आपको दिख सकता है। दुग्ध अगर तैल वर्ण का है तो बच्चा बलवान होगा। तो इसमें याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि ये कषाय मूत्रवीट ग्रह, ठीक है, और बली रहा तो तैल। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि तैल की मालिश करने से लोग क्या होते हैं? बलवान होते हैं। लास्ट वाला क्या ऑप्शन दिख रहा है इसमें? महाधन। महाधन घृत वर्ण, घृत वर्ण है, ठीक है, घृत, ओके। तो जो महाधनी लोग होते हैं वो क्या, उनके आहार में घृत रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, बहुविनमूत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवर्धन घृत का अनुपान है। तो इसका आंसर है बी, मधु, ठीक है। संवर्धन घृत का वर्णन हमें मिलता है लेह अध्याय में, कश्यप सूत्र 1 में। इसका जो लाभ बताए संवर्धन घृत का, पंगु, मुख, अश्रुति, जड़ बुद्धि आदि को ठीक करता है। याद रखने के लिए याद रख सकते हो इसका यूज कैसे होता होगा। संवर्धन, वर्धन, इंद्रिय का करेगा क्या? वर्धन। और इंद्रिय पता है आपको कौन से इंद्रिय है, और जैसे पंगु, मुख, अश्रुति, ये सब इंद्रिय से रिलेटेड व्याधि है, तो इनको ठीक करता है, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 208 विपुल स्त्रोतस कुंडल संस्थितम जरायुना परिवितम स। काश्यप, अगेन काश्यप, गर्भावक्रांति शारीर अध्याय, ठीक है। इसका राइट आंसर है, ये बिना मतलब अभी तक आपको आना ही चाहिए इसका आंसर, अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं तो गर्भाशय इज द राइट आंसर, ठीक है। जरायु से जो युक्त है ना, और कुंडल संस्थितम मतलब क्या है? कुंडलिनी चक्र में जो स्थित है, और ऐसा क्या? विपुल स्रोत, ऐसा बड़ा स्रोत, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम गर्भाशय,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। काश्यपनुसार 10 प्राणायतन में स्थित महामर्म संख्या है। तो सबसे पहली बात, 10 प्राणायतन का वर्णन काश्यप ने भी किया है, शरीर विचय शारीर अध्याय में किया है। ठीक है, इसके साथ जो 10 प्राणायतन बताए इन्होंने, इसमें इन्होंने 3 महामर्म का वर्णन किया है। कौन से है ये? मूर्धा, हृदय और बस्ती। तो महामर्म की संख्या क्या बताई है इन्होंने महामर्म की संख्या बताई है 3। ठीक है, याद रखिए। चरक की बात करते हैं, अष्टांग संग्रह की बात करते हैं, तो सभी ने बताया है। शंख प्रदेश के स्थान पर नाभि और मांस का उल्लेख किया है चरक ने, और अष्टांग संग्रह ने जीवा बंधन का उल्लेख किया है इंस्टेड ऑफ मांस, जो कि चरक ने बताया है। ठीक है, ये हमने साथ में सिर्फ चरक और अष्टांग संग्रह का देख लिया है। कोकिला गुटिका बालकों में प्रयोग करें, चक्षु व्याधि। इसका आंसर है ए, चक्षु व्याधि। ठीक है, कुकुनक चिकित्सा अध्याय जो खिलस्तान में वर्णित है, यहाँ पे हमें इसका रेफरेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायंती नयन व्याधि श्लेष्म लोहित संभव, यानी कि कफ रक्त, ये दोष दूष्य किसके अंदर रहते हैं? तो ये इसका आंसर है कुकुनक। याद रखिए, कुकुनकर, कुकुनकर, कर कफ रक्त, तो राइट आंसर इज द कुकुनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काश्यप संहिता में बालक संस्कार वर्णन खिलस्तान में इस अध्याय में किया है। तो जात कर्मोत्तर अध्याय में किया है, खिलस्तान में ये वर्णित है, ये अध्याय यहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है, राइट आंसर इज जात कर्मोत्तर अध्याय। इसमें आपको जो संस्कार बताया है, बच्चों में जो संस्कार किए जाते हैं, बालक संस्कार जो बाल रोग में वर्णन मिलता है, वो यहीं से लिया गया है, काश्यप संहिता से, जात कर्मोत्तर अध्याय से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, काश्यप अनुसार उपवेशन संस्कार मास में करें तो कौन से मास में करना चाहिए? इसका राइट आंसर है षष्टम मास। अगर हम पंचम मास की बात करते हैं तो ये वाग्भट का रेफरेंस है। वाग्भट ने 5वें महीने में बच्चे को बैठाने को कहा है, जबकि काश्यप ने 6ठे महीने में 6th मंथ में बच्चे को बैठाने को कहा है, उपवेशन संस्कार करने को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्प चतुर्भद्र, ये कल्प संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये कल्प? इसका राइट आंसर है बस्ती। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बस्ती, याद रख लीजिए। अगेन ये काश्यप का ही है रेफरेंस, काश्यप खिलस्तान 8वें अध्याय में वर्णन किया गया है ये। ठीक है, बस्ती से रिलेटेड। तो इसमें क्या बताया इन्होंने? 4 बस्तियां बताई है, 4 स्नेह बस्ती, लास्ट में 4 स्नेह बस्ती, और इसके बीच में आप 4 आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। और ये जो बस्तियां रहती है ये उपद्रव शून्य, ऐसा इन्होंने कहा है। कल्प चतुर्भद्र काश्यप से रिलेटेड है, बस्ती से रिलेटेड है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेखनार्थ औषध प्रयोग इस काल में करें। ओके, शारंगधर, इसका राइट आंसर है प्रातःकाल। आप इसको जो है इसका जो राइट आंसर है प्रातःकाल बोल के याद रखिए। सूर्यकाल भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, सूरज जब उगता है तब, वो भी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम आंसर देखते हैं तो इसका आंसर है प्रातःकाल। ठीक है, शारंगधर ने जो भी औषधि का प्रयोग बताया है, उसमें जो लेखनार्थ औषधि का प्रयोग बताया है, उसका आंसर यहाँ पे है प्रातःकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्वा पाक मलानाम यद्भित्वा बंधमदो नयेत। ठीक है, 216 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ओके, इसका राइट आंसर है अनुलोमन, लास्ट ऑप्शन अनुलोमन इज द राइट आंसर। ओके, ये तो याद ही रखिए आप, पूरे डेफिनेशंस दिए हुए स्तन का, विरेचन का क्या है, याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाक पत्र प्रभा जीवा दोष प्रकोप के कारण होती है। शारंगधर में वर्णन मिलता है हमें ये। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर है, जब हम वात इसका आंसर है। ठीक है, कौन से दोष के प्रकोप से ये जिह्वा मिलती है हमें? तो इसका राइट आंसर है वात, याद रखिए, राइट आंसर इज वात। सो राइट आंसर वात, शाक पत्र प्रभा। नेक्स्ट, वायु प्रकोप से नाड़ी गति समान होती है। तो वातज जो नाड़ी रहती है, वायु का प्रकोप हो गया, तो दैट इज जलोका और सर्पगति, है ना? क्या है इसका आंसर? जलों का भी रहेगा, सर्प भी रहेगा, दोनों भी रहेंगे, मतलब राइट आंसर इज डी, A+C। वायु प्रकोप बताया है इसीलिए। अगर पित्त की बात करते हैं तो कुलिंग, पित्त में हमें क्या मिलता है? कुलिंग, काक, मंडूक गति आदि मिलते हैं। कफ में मिलता है हमें हंस, पारावत गति। ठीक है, याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शारंगधर ने चतुर्थ कला को कहा है। तो शारंगधर की बात करते हैं तो शारंगधर ने भी बाकी संहिता कार के हिसाब तरह ही 7 कलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, मार मेले पुपी शो पता होगा आपको। तो इसके अंदर जो चौथे नंबर की कला है वो इन्होंने यकृत प्लीहाधर कला कही है, याद रखिए, यकृत प्लीहाधर। तो इनके अकॉर्डिंग जो कला है वो कौन सी है, वो है मांस, रक्त, मेद, यकृत प्लीहा, आंत्रणाम, अग्निधरा और रेतोधरा कला, ये है। बाकी आपको याद रखना है मार मेलो पुपिशो। उसके बाद में फुफ्फुस संबंधी सही वचन चुनिए। ठीक है, फुफ्फुस सबसे पहले देखिए, श्वास उश्वास प्रसादन, ऑल ऑफ यू नो इट इज द राइट आंसर। रक्तफेन उद्भव, रक्तफेन से इसकी उत्पत्ति होती है। बहुकोष्ठक, उदान वायु आधार। तो ये सभी इसके करेक्ट ऑप्शन हमें दिखते हैं, इसीलिए हम इसका आंसर, राइट आंसर देखेंगे, वो है लास्ट ऑप्शन 1 2 3 4, लास्ट ऑप्शन डी। ओके, कालियक की उत्पत्ति होती है, तो याद रखो डायरेक्ट शारंगधर का है। आते हैं क्वेश्चन शारंगधर के, आते हैं हरित का, भेल का, काश्यप के भी आते हैं, इस साल भी आए थे, याद रखिए। ठीक है, रक्तनील, कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद रखनी है, वो आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद में आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं। शारंगधर के अनुसार कोष्ठ भेद कितने हैं? तो शारंगधर के अनुसार कोष्ठ भेद है वो है 2। ठीक है, याद रखिए, शारंगधर ने कोष्ठ के जो प्रकार बताए हैं वो 2 ही प्रकार बताए हैं। शारंगधर के अनुसार, अभी हम शारंगधर को डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमने काश्यप देखा था, अभी हम शारंगधर की बात कर रहे हैं। शारंगधर के अनुसार स्वरस की मात्रा है। ठीक है, तो स्वरस की मात्रा शारंगधर के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ये है आधा पल, दैट इज अर्धपल। ठीक है, जब हम बात करेंगे अग्नि सिद्ध स्वरस मात्रा तो दैट विल बी 1 पल, मतलब जहाँ पे आपको अग्नि की जरूरत पड़ेगी स्वरस के लिए, है ना, अग्नि सिद्ध स्वरस मात्रा, दैट विल बी 1 पल। लेकिन इन जनरल शारंगधर अनुसार स्वरस की मात्रा कितनी है, तो ये है अर्ध पल, आधा पल। 224 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वाथादीनाम पुनः पाकात घनत्व सारस क्रिया, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे लगता है आपको ये पता ही होगा। ठीक है, क्वाथ का पुनः पाक किया घनत्व रूप धारण करने पर रस क्रिया इसे हम कहते हैं। द राइट आंसर इज द व्हाट, रस क्रिया। सो अवलेश लेह से आता तन्मात्रा से आता पलोन्विता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। शारंगधराचार्य ने कुल बाल रोग का वर्णन किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन है 32, 25, 22 और 15। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखते हैं तो इसका राइट आंसर है 22। ठीक है, शारंगधर ने कुल जो बाल रोग है वो कितने बताए हैं, 22 बताए हैं। हम रेफरेंस के साथ भी आपको मिल ही जाएगा, आगे हम पोस्ट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, वमन पश्चात विरेचन कितने दिन बाद और निरोह बस्ती इस दिन करे या डैश वे दिन करे। 226 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर है लास्ट वन, 15 और 16। चरक सिद्धि में वर्णन मिलता है। ठीक है, वमन के पश्चात विरेचन आपको कितने दिन के बाद करना है, 15 दिन के बाद करना है। और निरूह बस्ती हम वमन के पश्चात ही बोल रहे हैं, ये याद रखिए, ना ही हम विरेचन के पश्चात बस्ती देने को बोल रहे हैं कितने दिन के बाद। ठीक है, क्वेश्चन वमन के पश्चात है, इसलिए वमन के पश्चात विरेचन 15 दिन और निरूह बस्ती 16 दिन विल बी द राइट आंसर। एक शुक्ति अर्थात अगेन चरक सिद्धि का क्वेश्चन है, तो एक शुक्ति यानी क्या होता है, बेसिकली एक शुक्ति यानी कि 2 तोला, राइट। ठीक है, 2 तोला को क्या बोलते हैं हम, एक पल यानी कि 4 तोला यानी कि एक पलादर, दैट इज अगेन राइट आंसर। 2 कर्ष यानी कि 2 तोला, तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कट्टी गुद जंगा आरती इस बस्ती में निर्माता दोष से उत्पन्न लक्षण होता है, तो इसका राइट आंसर है अति द्रुत, याद रखिए अति द्रुत। ठीक है, जो भी बस्ती निर्माता दोष है पूरे आपको याद रखने हैं। ओके, राइट आंसर इज अति द्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसृत जीवा इस लक्षण की चिकित्सा है, तो ये वमन अतियोग में मिलता है हमें। ठीक है, और इसकी जो चिकित्सा बताई गई है वो है तिल द्राक्षा कल्क लेपन, याद रखिए तिल द्राक्षा कल्क लेपन इज द राइट आंसर। ओके, यथा पूर्व लघु क्रम से लगाए अष्टांग हृदय सूत्र 6, इसमें ये वर्णन मिलता है हमें। ठीक है,
तो वैसे भी बिना ऑप्शन देखिए मुझे लगता है आपको आ जाना चाहिए, मंड पेया विलेपी ओदन। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, मंड पेया विलेपी ओदन, यानी कि लास्ट वाला। ओके, मंड पेया विलेपी ओदनश्च यथा पूर्व लाघवम, ऐसा अष्टांग हृदय ने बताया है। ओके, उसके बाद में विष मिश्रित तुषोदक पर वर्ण राज्य उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर क्या है, विष मिश्रित तुषोदक है, उस पर कौन से वर्ण की राज्य उत्पन्न होगी, कृष्ण वर्ण की राज्य इस पे उत्पन्न होनी चाहिए होगी। ठीक है, ये विष मिश्रित अन्न की परीक्षा है, उसमें आपको अलग अलग दिखाई देगा किस पे कैसी वर्ण की राज्य उत्पन्न होंगी। तो इसका जो आंसर है तुषोदक का, वो दैट इज कृष्ण वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, योनि दोषहर विष विनाशनम गण है। ठीक है, तो रौद्रादिगण, दिस वन, दिस इज द राइट आंसर, रौद्रादिगण इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट, वाग्भट के अनुसार अंजनशाला का बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी हम ये बहुत बार हम क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं। तो 10 अंगुल 10 अंगुल याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रभा के भेद, प्रभा के भेद कितने हैं, तो प्रभा के भेद है, प्रभा यानी क्या, छाया यानी क्या, पता होना चाहिए। ठीक है, छाया यानी क्या, जो करीब से दिखती है, प्रभा यानी जो जो दूर से भी आपको दिखाई देती है। तो प्रभा के टोटल प्रकार है 7, 7। ओके, भाव प्रकाश संहिता में प्रकरण संख्या है, डायरेक्ट आंसर है, याद रखना है 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशलोचन निर्यास, यह वंश की कौन सी जाति से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज द स्त्री, भाव प्रकाश का वर्णन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिक्त वमिहर वर्ण व्यंग दोष त्रयाप्रहम, इस द्रव्य के गुणधर्म है, भाव प्रकाश ने बताया है ये, इसका आंसर है कुमकुम। ठीक है, आपको ग्लोबल बुक का पूरा रेफरेंस मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, कुमकुम इज द राइट आंसर। तगर इस अवयव पर कार्य करता है, सबको पता ही है, मस्तिष्क पे का नाड़ी नाड़ी व संस्थान पे काम करता है ये तगर, बहुत अच्छा द्रव्य है, और ये इसका आंसर रहेगा मस्तिष्क, मस्तिष्क इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरंड तेल का आमवाद पर आम्ययिक प्रयोग इसके साथ करें। ठीक है, 239 नंबर का क्वेश्चन है ये, एरंड तेल का आमवाद पर आम्ययिक प्रयोग इसके साथ करें। तो एरंड तेल है, आमवाद पर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो किसके साथ करेंगे, तो इसका आंसर भाव प्रकाश ने बताया है ये, तो इसका आंसर है शुंठी क्वाथ। ठीक, अपतंत्र चिकित्सा में शुक्रनाश घृत इस आचार्य का अवदान है। ठीक है, तो किस आचार्य ने बताया है अपतंत्र चिकित्सा में शुक्रनाश घृत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, आंसर क्या है, भेल। ओके, याद रखिए, ये भी आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विथ रेफरेंस। हारिस संहिता अनुसार मुग्धा का वय विभाजन क्या है, तो हारिस संहिता ने स्त्री का अलग अलग तरीके से वय विभाजन किया है। ठीक, तो जो मुग्धा उन्होंने जो बताई है, दैट इज द स्त्री जिसका वय 13 से 19 है, उनको उन्होंने मुग्धा में डाला है। ओके, नेक्स्ट, हारित के अनुसार वात के नानात्मज व्याधि है, तो हारित ने वात के जो नानात्मज व्याधि की संख्या बताई है वो है 84, ना कि 80। ठीक है, आंसर क्या है इसका, 84। अगेन, हारित गर्भ के विकास के क्रम में 20वें दिन गर्भ का स्वरूप बताया है। ठीक है, ऑप्शन है शोणित स्वरूप, मांसपिंड स्वरूप, बुद्बुद स्वरूप, घन स्वरूप, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है मांसपिंड स्वरूप। ओके, याद ही रख लीजिए, मैं तो बोलूँगी आपको डायरेक्टली हारित भेल का जो भी दिया हुआ है याद रख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, योग रत्नाकार ने नस्य के लिए यह तेल श्रेष्ठ बताया है, क्या होगा इसका आंसर, कटु तेल, कटु तेल है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखांग बहुत बार आता है, मतलब पहले से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं हम, गलती तो होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है, मुखांग योग रत्नाकार ने कितने बताए हैं, 7 बताए हैं। भेल आ गए अभी, आचार्य भेल ने जल को क्या कहा है। ठीक है, तो आचार्य भेल ने जल को कहा है महारस, उन्होंने कहा है महारस। ओके, याद रखिए महारस का है, ना कि दिव्य औषध, महारस ये राइट आंसर है। तेल बिंदु परीक्षण पढ़ा है हमने बहुत पहले से, तेल बिंदु परीक्षण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, योग रत्नाकार, है ना। मूत्र परीक्षण जब हम करते हैं उसमें हम करते हैं तेल बिंदु परीक्षण।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नायुक रोग का वर्णन मिलता है, तो इसका राइट आंसर है वृंद माधव। ओके। सर्वप्रथम ओज को पंचरस कहा है, काश्यप ने कहा है पंचरस। एंड द लास्ट क्वेश्चन विच वी आर डिस्कसिंग टुडे, नाभि पाक और नाभि कुंडल का वर्णन मिलता है। तो नाभि पाक और नाभि कुंडल, ये जो नाभि के व्याधि बताए गए हैं, इसका वर्णन अगर हम देखते हैं तो ये रसरत्न समुच्चय ने इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द रसरत्न समुच्चय। ठीक है, तो नाभि कुंडल बता देती हूँ पहले। नाभि कुंडल में क्या होता है, कुंडल नाभि के चारों ओर कुंडल के समान क्या होता है, इसके अंदर शोथ होता है। ठीक है, नाभि पाक तो यू कैन गेस इट कि वहाँ पे नाभि में क्या हो जाता है, पाक निर्माण हो जाता है। नाभि पाक की चिकित्सा में रसरत्न समुच्चय ने सिक्त तेल का प्रयोग बताया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, और नाभि कुंडल में अश्वत्थ पंचांग सिद्ध तेल का प्रयोग बताया है। तो ये जो नाभि पाक और नाभि कुंडल का वर्णन मिलता है हमें, वो बताया है रसरत्न समुच्चय ने। तो रसरत्न समुच्चय इज द राइट आंसर। ओके, तो टुडे वी हैव डिस्कस क्वेश्चन फ्रॉम 201 to 250 from Global Ayurved AIPGET book. Okay, part 1. You can go through this book and solve this question again, and let me know how this video make you study well and let you know all the MCQ well. Thank you so much.